गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार रादौर में, जहां पे हम फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स डेली डिस्कस करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने किया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज का हमारा पहला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखिए टॉपिक, व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन अ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, the force between them is given by Fm is equal to 1 by 4 pi epsilon into Q1 into Q2 upon में R square। तो फोर्स का फार्मूला बिटवीन टू चार्जेस हम पहले ही कर चुके थे। उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आपको कुछ डिफरेंस लगा होगा। वो डिफरेंस क्या है? देखिए वहाँ पे था 1 बाय 4 पाई एप्साइलन नोट और यहाँ पे है 1 बाय 4 पाई एप्साइलन। ये एप्साइलन क्या होता है? एप्साइलन नोट कब हम यूज़ करते थे, पहले ये देखिए। एप्सिलॉन नोट हम तब यूज़ करते थे जब दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम या एयर है, जबकि एप्सिलॉन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई मीडियम इन दोनों के अलावा है। देखिए लिखा भी हुआ है, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, द फोर्स बिटवीन द same two charges held the same distance apart in vacuum is, वैक्यूम में क्या फोर्स है इनके बीच में, एफ नोट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 12 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 12 बाय 11, तो हमें क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद, एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और के। तो इसी को के कहते हैं। के के बारे में आगे बताया गया है, देखिए, वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये रिलेटिव मतलब क्या है कि दो चार्जेस को अगर हम वैक्यूम में रखें और दो चार्जेस को मीडियम में रखें तो उनका रिलेशन जो आता है, उस उनके रिलेशन में जो आता है उसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं मीडियम का, और इसको जो है डिनोट किया जाता है के से। फ्रॉम 13 वी में डिफाइन, तो 13 का यूज़ करते हैं तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो डेफिनेशन आई है ये इक्वेशन नंबर 13 से आई है। वहाँ पे के की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नोट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम में बी डिफाइंड एज, ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी। इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ interaction between two point charges separated by a certain distance in air vacuum to the force of attraction or repulsion between the same two point charges held the same distance apart in the medium। तो ये भी इक्वेशन नंबर 13 से आप देख सकते हो, k इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन में एफ एम है। एफ नोट क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, और एफ एम क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो डेफिनेशन आपके पास हैं। आगे देखिए, के की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए गिवन है। फॉर वैक्यूम के इज इक्वल टू 1.00000, मतलब ये 1 ही हम कंसीडर करेंगे। फॉर एयर के इज इक्वल टू 1.006। फॉर हाइड्रोजन k is equal to 1.00026। For glass k is equal to 3 to 4। For mica k is equal to 3 to 6। For water k is equal to 81 and so on। तो इस तरह से k अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। फ्रॉम इक्वेशन 13, अगर 13 इक्वेशन का ही हम रिलेशन देखें तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाती है, एप्सिलॉन नोट इंटू के, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या आएगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम।
यूजिंग इट इन इक्वेशन नंबर 11 के अंदर अगर यही कंसेप्ट यूज करते हैं तो फोर्स बिटवीन मीडियम क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन में के. Thus, force between two given charges had a given distance apart in water is only 1/81th of the force between them in air or vacuum. तो यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर है कि फोर्स जो है 81th पार्ट हो जाएगा अगर दो चार्जेस को हम फ्री स्पेस की बजाय वाटर के अंदर रखते हैं. तो इसका मतलब वाटर के बीच में दो चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगेगा क्योंकि वहाँ पे मीडियम आ जाता है ना, इसलिए. आगे देखिए, आगे नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसी को ही कहते हैं. अब हमने दो चार्जेस के बारे में जो स्टडी किया है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम वैक्यूम और मीडियम दोनों में स्टडी कर चुके हैं. अब हम मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसको स्टडी करेंगे. द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन two charges is given by Coulomb's law. However, when we have to calculate the force on charge due to several stationary charges, we use the principle of superposition in addition to Coulomb's law. तो कूलम्स लॉ के साथ साथ हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते हैं अगर हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन ए चार्ज, एक चार्ज के ऊपर ड्यू टू सेवरल स्टेशनरी चार्जेस. तो ढेर सारे चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कूलम्स लॉ के साथ साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, total force on any charge due to a number of other charges at rest is vector sum of the forces on that charge due to other charges taken one at a time. तो अगर टोटल फोर्स निकालना है किसी चार्ज के ऊपर ढेर सारे चार्जेस की वजह से, तो हम क्या करते हैं, हर चार्ज का जो फोर्स होता है एक गिवन चार्ज के ऊपर वो निकालते हैं और सभी चार्जेस का इस तरह से फोर्स निकाल के उसका सम कर देंगे. तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है. द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द अदर चार्जेस. अब जैसे ग्रुप ऑफ चार्जेस किसी एक चार्ज पे फोर्स लगाते हैं तो उस ग्रुप ऑफ चार्जेस में से हम एक चार्ज को कंसीडर करते हैं और उसका फोर्स गिवन चार्ज पे अगर निकाल लेंगे तो उस ग्रुप ऑफ चार्जेस में से बाकी जो चार्ज हैं वो उस चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं. आगे देखिए, सपोज चार्जेस Q1 Q2 Q3 to Qn are situated at point with position vector r1 vector r2 vector r3 vector up to rn vector respectively. तो इनका पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और जो है ये पिछले लेक्चर्स में भी हमने स्टडी किया था. r1 वेक्टर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर Q1 का कंसीडर किया हमने. आप फिगर के अंदर देख सकते हैं. Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर. इसी तरह Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है rn वेक्टर. विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ. तो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया XYZ, ये फिगर के अंदर आप देख सकते हो. इसके अंदर अलग अलग चार्जेस सिचुएटेड हैं और उन सब का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है. इन जनरल टोटल फोर्स F नोट ऑन द टेस्ट चार्ज Q नोट एट पोजीशन R नोट वेक्टर ड्यू टू ऑल एंड डिस्क्रीट चार्जेस कैन बी रिटन एज. तो जनरल में टोटल फोर्स को हम कैसे लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके, F नोट वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर डॉट 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 प्लस F0n वेक्टर. इस इक्वेशन में हमने जो टेस्ट चार्ज Q नोट है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F नोट ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, वो उसका सम करके जो है रिप्रेजेंट किया है. अब ये सारे अलग अलग जो फोर्सेस हैं इनको हम निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन में पुट करेंगे. द कंपोनेंट फोर्सेस आर शोन इन फिगर 1a.8. हेयर F01 क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू
Q1। Q0 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसे F01 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से F02 क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q2 एंड सो ऑन। और इसी तरह से लास्ट में क्या आएगा, F0n वेक्टर, ये क्या है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, वो फॉर्मूला कूलम्स लॉ में जो हमने पढ़ा था उसी का यूज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म में। F01 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन में R10 स्क्वेयर इंटू R10 कैप। तो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन शो कर रहा है इस फोर्स की। दिस इज द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 even though other charges are present. Similarly, force on Q0 due to Q2 even when other charges are present given by F vector 02 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q0 into Q2 upon में R20 square into R20 cap and so on। और इसी तरह F0n वेक्टर आ जाएगा आपका। ये सभी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 14 में अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 14 से क्या आ जाएगा, F0 वेक्टर, और यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास, और ब्रैकेट में बचेगा Q0 Q1 अपॉन में R10 का स्क्वायर R10 कैप प्लस Q0 Q2 अपॉन में R20 स्क्वायर इंटू R20 कैप, और लास्ट में क्या आ जाएगा, Q0 Qn अपॉन में Rn0 स्क्वायर इंटू Rn0 कैप। और इस फॉर्मूले को अगर हम जनरलाइज करें, जनरलाइज का मतलब भाई ये जो वैल्यूज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं 1/1, तो इनको हम n से और i से रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, F0 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन। समेशन मतलब ये सारी टर्म्स को हम समेशन करके एक ही में जनरल फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो i की वैल्यू 1 to n तक जाएगी। देखिए Q0 सब में सेम है तो इसको तो Q0 ही रहने देंगे, लेकिन जो सेकंड चार्ज है वो पहली टर्म में है Q1, दूसरी में है Q2, तीसरे में है Q3, चौथी में है Qn। तो इस तरह से इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Qi, क्योंकि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to n तक। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे R10 है, फिर सेकंड में R20 है, तो ये भी कहाँ तक जाएगी, Rn तक जाएगी, n0 तक। तो इसे भी हम जब जनरल फार्मूला करेंगे समेशन में तो क्या लिखेंगे, Ri0 स्क्वेयर, और इसी तरह से यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा Ri0 कैप। तो ये जो है F0 हम निकाल सकते हैं इस तरह से। और इसी को अब आगे वेक्टर फॉर्म ही चल रही है, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फैक्टर में ही पूरे फार्मूले को हम आगे करेंगे। तो F0 क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम आर कैप की वैल्यू पुट करते हैं, आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो F0 इज इक्वल टू Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन I1 to n Qi अपॉन में Ri0 क्यूब इंटू Ri0 वेक्टर। Q0 जो है वो कांस्टेंट था, सेम था, इसलिए उसे कॉमन ले लिया गया है। अब आपको पता है Ri0 पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको शो करते हैं R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर। तो Ri0 वेक्टर को हम नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर। तो इक्वेशन नंबर 15 देखिए, F0 वेक्टर क्या बन गया है, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन में Ri0 की जगह हमने क्या रिप्रेजेंट किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ R0 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ i। तो R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर होल क्यूब इंटू R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर। तो ये फोर्स निकल जाता है। सो द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स F0 ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू एंड डिस्क्रीट चार्जेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। मतलब
कि क्यू नोट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एफ नोट वेक्टर लगा है एंड डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से, उसे हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके उस डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, वो नेट फोर्स निकाला जा सकता है। आगे देखिए, आगे है रिटेन इन मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर आपने रखना है कि इस लॉ को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कंप्यूटिंग, कि क्या क्या कंप्यूट कर सकते हैं हम इस प्रिंसिपल से। नंबर 1 नेट फोर्स, तो ये तो हमने इस टॉपिक में कर ही लिया है। आगे है नेट फील्ड, नेट फ्लक्स, नेट पोटेंशियल एज वेल एज नेट पोटेंशियल एनर्जी एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ड्यू टू एनी कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस। तो किसी पॉइंट P पे कई चार्जेस के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक्स दोनों आपने अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं। इस लेक्चर को बार बार देखना, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो है, आपने इनको नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना साथ के साथ ही, ताकि आपको आगे काम आ सके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।